नमस्कार दोस्तों, नैन्सी बुटीक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जो सबके लिए बहुत ही जानकारी भरी होगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी तक पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक। हमारा टॉपिक है सिलाई से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो सबको नहीं पता होती, जो हम जब सिलाई सीखते हैं तो हमारे गुरु हमें सिखाते हैं। तो वो बातें सबको पता होनी चाहिए। अगर हम उन बातों को यूज़ करते हैं तो लगेगा हाँ वाकई में इसके बिना हमारा काम कितना अधूरा था। इन बातों का हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। इन बातों से ही हम जो है अपने काम को और अच्छे से कर सकेंगे, हमारे काम में कमियां ख़त्म हो जाएंगी। तो इन्हीं बातों को लेकर आज मैंने एक वीडियो बनाई है जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अगर हम प्रेस कर रहे हैं तो सबसे पहले जब अगर हम कपड़े प्रेस कर रहे हैं, कई लोग कपड़े प्रेस करके भी नहीं देते हैं। तो अगर आप कपड़े प्रेस करके देंगे, उसको अच्छे से क्रीज बना के देंगे, क्योंकि ना जो जानकारी वाले कस्टमर होते हैं वो यही देखते हैं कि जब टेलर पहले कपड़े सिल के प्रेस करके देता है ना, उसकी क्रीज ही सबसे बेस्ट होती है, उसमें लुक आता है और अच्छे से वो प्रेस जब जम जाती है, हम जमा के प्रेस करते हैं ताकि वो क्रीज बन जाए और वही क्रीज जो है फिनिशिंग देता है कपड़े में। तो इस तरह से मैं कहूँगी अगर आप घर पे भी काम करती हैं तो कपड़े को प्रेस करके ज़रूर दीजिए। इससे कपड़ा बहुत ही अच्छे से बैठता है, उसकी फिनिशिंग और उसकी सिलाइयों पे अच्छी से प्रेस बैठती है। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो बेशक आप काम घर पे करते हैं तो कस्टमर आपसे ज़रूर काम करवाएगा। उसको कोई मतलब नहीं है आप घर पे कर रहे हो, दुकान पे कर रहे हो, काम में फिनिशिंग होनी चाहिए। यही चीज़ कस्टमर देखता है। हाँ, अगर आप बहुत कम सिलाई ले रहे हो तो चलिए, कोई कस्टमर ऐसे होते हैं कि कस्टमर चाहता है कि भाई कम सिलाई में हो जाए, चाहे उसको प्रेस मिले ना मिले, इंटरलॉक मिले ना मिले, उसको मतलब नहीं होता। लेकिन आप खाली चूजी कस्टमर से तो नहीं काम करते ना। वो आपके चूजी कस्टमर नहीं होते कि मान लो सस्ते वाले ही आपके पास आते हैं, अच्छे वाले भी आएंगे। अगर आप लुक दीजिए, जो कस्टमर जैसा है आप उसको वैसा काम दीजिए, जैसा वो आपको रेट दे रहा है, वो फिनिशिंग चाहता है, वो सिलाई आपको ज़्यादा देगा, फिनिशिंग होगी, प्रेस अच्छे से करके देंगे, सारा कंप्लीट अच्छे से देंगे तो वो आपके पास ज़रूर सिलवाएगा। चाहे बेशक उसको आप सिलाई ज़्यादा बताइए, अपना लागत के हिसाब से उसको सिलाई बताइए, वो ज़रूर आप ही से सिलवाएगा। जैसा कस्टमर हो वैसा ही काम दीजिए आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि टेलर लोग किस तरह से प्रेस करते हैं, किस तरह से क्रीज बनाते हैं, तो उसके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगी। अगर आप कमेंट करके पूछेंगे मुझसे तो मैं ज़रूर उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह हम लोग टेलर लोग कपड़े प्रेस करते हैं ताकि वो क्रीज बैठी रहे। कई कस्टमर कहते हैं ना टेलर की क्रीज बैठी हुई वही सही रहती है, हमें तो आता नहीं है करना, वो उल्टा सीधा कर देते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो अगला पॉइंट हमारा है कि लाइनिंग, फॉल, इन सबको धो के लगाना चाहिए या नहीं। तो इन सबको धो के, अस्तर को अगर आप धो के लगाती हैं तो उसको जितना श्रिंक होना होता है, जितना उसे सिकुड़ना होता है वो हो जाता है। क्योंकि अगर आप धो के अस्तर नहीं लगाते ना सूट में या ब्लाउज में, तो उसका फिर ब्लाउज क्या होता है, बाद में अस्तर सिकुड़ जाता है और कपड़ा भी नहीं पकड़ता, कपड़े के साथ वो सेट भी नहीं होता। तो उसको हमें धो के ही हमेशा लगाना चाहिए और धो के प्रेस करके। तो इस तरह से हम लोग लगाते हैं, उससे कभी भी कंप्लेन नहीं आती। सूट में भी जब भी आप अस्तर लगाएं तो धो के लगाइए और ब्लाउज में भी इसी तरह से। कहीं भी आप अस्तर यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप धो के ही लगाइए। उससे क्या होता है, कपड़ा जो भी सिकुड़ना होता है वो सिकुड़ लेता है, बाद में एक्स्ट्रा नहीं सिकुड़ता। और इसको सिलाई करते समय भी जब आप इसको ले रहे हो तो इसको आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना चाहिए। मान के चलिए आपने 40 चेस्ट ली है तो उसमें हम 2 इंच प्लस करते हैं ना, तो आधा इंच और प्लस कर दीजिए, 2.5 इंच प्लस कर दीजिए। उससे क्या होता है, क्योंकि डबल कपड़ा हो गया, एक तो सूट या ब्लाउज का कपड़ा हो गया, दूसरा लाइनिंग का हो गया, तो फिटिंग में फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए आप आधा इंच फालतू लीजिए लूजिंग के लिए। तो उससे आपका जो सूट की फिटिंग है कभी भी नहीं बिगड़ेगी और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। और दूसरा, साड़ी साड़ी में जब हम फॉल लगाते हैं तो उसको भी हमें धो के प्रेस करके ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो भी कॉटन की होती है मिक्स। तो उसको भी हमें धो के ही लगाना चाहिए ताकि जो सिकुड़ना होता है वो पहले ही सिकुड़ लेता है। अगर इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे ना, आपके कमी कभी भी काम में आएगी ही नहीं। फुल फिनिशिंग में आपका काम होगा और सब आपके काम को जो है पसंद करेंगे और आपके कस्टमर कहीं भी नहीं जाएंगे।
और जैसे हम साड़ी में भी फॉल लगाते हैं, तो उसको भी अगर आप धो के लगाओगे ना तो बिल्कुल भी साड़ी में फिनिशिंग बनी रहती है। कोई कंप्लेन नहीं आएगी कि फॉल सिकुड़ गई, आपने अच्छे से नहीं लगाया, झोल आ रहा है ना। अगर अस्तर सिकुड़ जाता है तो कपड़े में फिर झोल आने लगता है। तो ये सारी कमियां आपकी ख़त्म हो जाती है और कभी भी कोई कंप्लेन नहीं आती, वो नेक्स्ट टाइम फिर आपसे ही काम करवाता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हमें सिलाई करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत बारीकियाँ हैं जो कई लोग इग्नोर भी कर देते हैं। जैसे हम लोग घरों में काम करते हैं, इस बात के लिए फेमस है कि घर वालों से सिलवाया है तो ऐसा ही है ना। तो वो चीज़ों का दाग हमें अपने ऊपर से हटाना है कि भाई लेडीज़ ने सिला है तो क्यों, लेडीज़ क्या खाना नहीं खाती? लेडीज़ खाना नहीं खाती, बनाती नहीं, क्या काम नहीं करती लेडीज़? तो ये चीज़ों को हमें अपनी कमियों को दूर करना है, अपने काम में फिनिशिंग लानी है। अगर आप वाकई में इंटरेस्ट से, मन से काम कर रहे हो तो कभी आपके काम में कंप्लेन नहीं आएगी। हर बंदा पल पल सीखता रहता है। तो ये चीज़ें ऐसी है, हमें अपनी लाइफ में थोड़ा यूज़ करते रहना चाहिए। समय के हिसाब से हमें बदलाव लाना चाहिए। बेशक हो सकता है जब हमने काम सीखा हो उतना नहीं प्रोग्रेस हो, हम नहीं कर पाए हो, है ना। तो समय के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए, अपने आप में बदलाव लाते रहिए। कोई भी इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता, वो जीवन भर सीखता रहता है। तो हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए काम को सीखने का। तो इन बातों को ध्यान में रखते ही आप अपना सुधार कीजिए। अगर कोई भी कमी है आपके अंदर तो उसको सुधार में लाइए। तो अगला पॉइंट है मेरा मटेरियल यूज़ करना। हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि मटेरियल हमें सही यूज़ करना हो। बेशक आप 100 रुपये वाला सूट सिल रहे हो, 100 रुपये ले रही हो सिलाई, एक छोटी सी उदाहरण मैं दे रही हूँ। बेशक आप सिलाई टेलर से बहुत कम ले रहे हो, लेकिन आप ये छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, मटेरियल यूज़ करते समय आप हमेशा ध्यान दीजिए कि धागा पक्का हो। जैसे क्या होता है, लोग लोकल मार्केट से मटेरियल ले लेते हैं, सस्ती सस्ती रीलें ले आते हैं, इकट्ठी ढेर ढेर बिक्री होती है ना, तो वहाँ से ले आते हैं। तो वो धागा हमेशा कच्चा ही निकलता है। तक लक की बात है, एक आध कोई धागा निकल आए, नहीं तो वो धागे कच्चे होते हैं। उनको हमें बिल्कुल भी इग्नोर करना चाहिए कि भाई हम उसे यूज़ ना करें, क्योंकि वो कच्चे धागे होते हैं। कच्चे धागे सिलने के बाद भी जल्दी जल्दी सिलाइयाँ उसकी टूट जाती है। मैंने देखा है कई सलवारों में पोंचे उनके उधड़ जाते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे बने हुए कभी भी हमने नहीं देखा। कोई लोग ये कहते हैं कपड़ा फट गया लेकिन सिलाई नहीं गई। तो यही फ़र्क होता है सस्ते मटेरियल, हल्की क्वालिटी के मटेरियल यूज़ करने में। जैसे टिच बटन हो गए, हुक हो गए, इन सब चीज़ों को आप हल्का ले लेते हो, छोटे मोटे जगह से ले लेते हो, लोकल चीज़ें ले लेते हो, उससे क्या होता है जंग लग जाता है। जैसे मुझे ये सब बातें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी जब शुरू शुरू में मैंने बुटीक खोला था। लोग ये कहते थे टिच बटन अच्छे लगाइएगा, जंग ना लगे, टिच हुक अच्छे लगाइएगा, है ना, टूट जाते हैं, चिटक जाते हैं। तो मैंने उनको बहुत ही मुश्किल से कन्विंस किया कि नहीं, आपको कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी, मैं ऐसा नहीं लगाती हूँ। सुई भी अगर मैं बेचती हूँ ना, उसको ये बहुत पूछा करते थे कि ये टूट तो नहीं जाएगी, जंग तो नहीं लग जाएगी, टूट जाती है सुई बहुत जल्दी। तो वही फ़र्क पड़ता है। शुरू शुरू में जब हम काम करते हैं हमें नहीं आइडिया होता कि क्या सामान ले हम क्या ना ले, है ना। कई लोग सस्ता लेते हैं कि चलो कम सिलाई दे रहे हैं तो सस्ता वाला लगा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। क्वालिटी अच्छी हो, सामान जो भी आप यूज़ कर रहे हो सिलाई में क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। उससे क्या है, आपके काम में कभी कोई कंप्लेन नहीं आती है और कस्टमर का आपके ऊपर विश्वास बना रहता है। एक बार ज़रूर, कई कस्टमर होते हैं सिलवा के देखते हैं और वो देखते हैं आपके काम में फिनिशिंग है, सब चीज़ें हैं, मटेरियल आपने सही लगाया हुआ है ना, धागा फुल मैचिंग का। मेन बात ये है, जैसे कई लोग हैं ना घर में, मैंने देखा है कोई भी धागा लगा देते हैं। कई लोग मुझसे इंटरलॉक करवाने आते हैं तो मैं उसको यही देखती हूँ कि कोई भी धागा लगा दिए, भाई क्या है, मतलब चाहे 150 रुपये सिलाई दी हो अगले ने, तो आप एक 5 रुपये की रील तो यूज़ कर ही सकते हो ना। तो यही चीज़ें होती हैं एक प्रोफेशनल काम करने वाले में और एक आम तौर पे काम करने वाले में। तो आपको अपने काम में यही सब चीज़ों को देखना है और अपनी कमियों को दूर करना है। तो अगला पॉइंट हमारा है जैसे पीको करते हैं। पीको में क्या होता है, प्लास्टिक का धागा यूज़ करते हैं। अधिकतर क्या, मैं ज़्यादातर यही कहूँगी, सभी जो है जितने भी शॉपकीपर है वो प्लास्टिक का ही धागा यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने जब भी शुरू से ही मैंने सिलाई वाला धागा ही यूज़ किया है। इसमें 2 कारण हैं मेरे यूज़ करने के। पहला तो ये, जो पीको वाले जो शॉपकीपर करते हैं पीको, वो प्लास्टिक के धागे से करते हैं और दूसरा मोटर वाली मशीन से। और मोटर से तो मुझे हमेशा ही डर लगा है, बिजली से मैं वैसे ही बहुत डरती हूँ। आज भी मेरे 17 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन मैंने आज तक किसी भी मशीन में मोटर नहीं लगा रखी है।
तो वो डर मेरे मन में बचपन से ही बिजली के लिए बैठा हुआ है, तो मैं नहीं लगाती। पीको में धागा यूज़ करने का सबसे पहले यही कारण था कि प्लास्टिक का धागा मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे लगा मोटर से ही चलता है वो। तो इसलिए मैंने शुरू से ही ऊपर नीचे बॉबिन में भी और ऊपर रील में भी मैं धागा ही यूज़ करती हूँ, प्लास्टिक का धागा बिल्कुल यूज़ नहीं करती। उसके मुझे 2 फ़ायदे हुए। एक तो ये अधिकतर कस्टमर को अब जब पता चला कि ये नैन्सी बुटीक वाली जो है धागा ही यूज़ करती हैं, तो वो कहते हैं धागा ही यूज़ करते हो ना आप? तो हाँ, मैंने कहा क्योंकि प्लास्टिक का धागे में क्या होता है, जब आप साड़ी प्रेस करते हो या चुन्नी प्रेस करते हो, वो आपने कभी सोचा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो प्लास्टिक का धागा जो है सड़ जाता है, मतलब जल जाता है ना? पीको हमारी ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ें कई लोगों ने देखी और मेरे से भी पीको करवाया, तो ये चीज़ का फ़ायदा लगा कि धागे की जो है पीको कभी भी ख़राब नहीं होती है, और प्लास्टिक वाली वो जो हम प्रेस करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है प्लास्टिक। तो इससे ये फ़ायदा हुआ धागे वाली पीको करने से, और आपके अलग से धागा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास तो धागे की रीलें होती ही हैं शॉप पे। तो उससे 2 बेनिफिट हो गए आपको। एक तो आपका काम बढ़ गया, दूसरा ये है कि जो धागा हमारे पास वेस्ट थोड़ा-थोड़ा सूट में से बच जाता है, उसी से हमारी पीको हो जाती है। तो ये, और उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है, खींच के भी नहीं हमें चलाना पड़ता, क्योंकि खींच के चलाते हैं उससे धागा चिटक भी जाता है प्लास्टिक का। तो ये सब बातें हैं जो हम लोग पीको करते समय करते हैं, और इससे हमारा काम भी बढ़ा और दूसरा जो हमारा धागा वेस्ट था वो भी यूज़ हो गया। तो अगला टॉपिक हमारा है मशीन को ऑयलिंग करना, है ना? मशीन को ऑयलिंग करके रखना। जैसे अगर मान लीजिए आपने काम किया है, पूरा दिन आपने काम किया है, तो उसके बाद क्या होता है, धागे फंस जाते हैं मशीन में, बुकरम यूज़ करते हैं, बुकरम का कचरा भी होता है ना? तो ये सब चीज़ें होती है, मशीन जो है बिल्कुल वो सूख जाती है। तो उसको हमें जब काम ख़त्म करते हैं शाम को, तो हमें उसे ऑयलिंग करके रखना चाहिए, ताकि जो है कल अगले दिन जब हम काम करें हमें कोई परेशानी ना हो, मशीन भी अच्छी चले। जब आप ऑयलिंग नहीं करते हैं तो खट 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 आवाज़ आती है ना आपकी मशीन में, तो उस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि ये लोहे की मशीन होती है, जंग भी ना लगे और ऐसे लंबे समय तक हम इस पे काम कर सकते हैं। तो अपनी चीज़ों को अगर हम संभाल के रखेंगे, केयर करेंगे उसकी, तो उसको हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, और मशीन को हमेशा शाम को काम ख़त्म करने के बाद ऑयलिंग ज़रूर कीजिए, हर पार्ट्स में आप उसके ऑयल करिए। तो इससे क्या है, मशीन हमारी सही बनी रहती है, जल्दी जल्दी हमें जो है मैकेनिक के पास नहीं ले जाना पड़ता। और जैसे दांते होते हैं, दांतों को, मशीन के दांते जो, उसको साफ़ करिए, धागा सुई से साफ़ करते रहिए, है ना? धागा होगा कहीं फंस रहा हो, उन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, और मशीन को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए, ताकि जंग ना लगे बिल्कुल भी, और ना मशीन भारी चले। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका काम बहुत ही अच्छा चलेगा। देखिए, मैंने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि कोई भी एक वीडियो बनाओ तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि क्या चीज़ आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, क्या चीज़ की आपको नीड होगी। जो नया बुटीक खोलते हैं, जो नया काम करने जा रहे हैं, उनके लिए पॉइंट सोचने पड़ते हैं, और ये सब हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, तो उससे ही हम पॉइंट निकाल के लाते हैं कि क्या क्या पॉइंट लाए जाए ताकि आपके लिए वो यूज़फुल हो। तो इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए ही वीडियो बनाते हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है, और हम आप लोगों से क्या चाहते हैं, सिर्फ एक लाइक, है ना? अगर आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है आगे से और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का। आपको जैसे पता है मैं 2-2 जगह काम करती हूँ, तो वीडियो जल्दी नहीं बना पाती, लेकिन फिर भी एक मन में है कि चलिए, जैसे मैंने किया है, मैंने इतना स्ट्रगल किया है, आप लोगों को ज़्यादा ना करना पड़े, आप लोग को यूट्यूब की सहायता से आप तक ये सारी जानकारियाँ पहुँचे, है ना? तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपको 10 जगह नहीं जाना पड़ता किसी चीज़ के लिए, घर बैठे ही आपको इन वीडियो से आपको जानकारी मिल जाती है। तो मैं उम्मीद करूँगी इस वीडियो में कम से कम 60-70 लाइक तो होने चाहिए। अगर मैं गलत उम्मीद रख रही हूँ तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन शायद बनता है, इतना हक तो मेरा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।